नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती सांगवान। कोरोना की साजिश आज पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है। कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या ये साजिश प्रकृति ने की है मानवता को सबक सिखाने के लिए? क्योंकि मानव जाति ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल, कहीं ये कोरोना कोई जैविक हथियार तो नहीं है? कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं है? कई सवाल है जो उठ रखे हैं, जो इशारा करते हैं कोरोना की इस साजिश पर। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में जो तबाही मच रही है वो दैवीय आपदा नहीं है। अब इस बात के कुछ लिखित सबूत भी मिले हैं कि चीन 5 साल से एक जेनेटिक वेपन की तैयारी में लगा था। तो क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, वो भी जैविक हथियारों के जरिए? रिपोर्ट में देखिए। जैविक हमला कोई नई चीज नहीं, दुनिया में ये कई सालों से मौजूद है। वक्त के साथ साथ ये और घातक होते जा रहे हैं। सीरिया में तो जैविक हमला इतनी बार हुआ कि हजारों लोग काल की गाल में समा गए। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके बाद 1980 में इराक ने ईरान पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सीरिया 2013 से लगातार जैविक हथियारों का दंश झेलता आ रहा है। लेकिन क्या 2020 में भी दुनिया पर कोई जैविक हथियार से हमला हुआ और इसके पीछे चीन का हाथ था? और क्या उस हथियार का नाम कोरोना था? जी हाँ, ऐसे ही कई शक की सुइयां इस समय चीन की ओर इशारा कर रही है। क्या कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चीन ने सालों तक रणनीति बनाई? ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट कुछ यही दावा कर रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन 5 साल पहले यानी कि 2015 से ही कोरोना वायरस पर शोध कर रहा था। चीन कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक लेख में चीन को लेकर ये चौंका देने वाला दावा किया। दरअसल द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने आरोप चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाकर लगाए हैं। इस रिसर्च पेपर में कहा गया है कि चीन 2015 से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। इसमें दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध बड़े बड़े हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा। इस युद्ध में जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो बड़े बड़े हथियारों से कहीं ज्यादा विनाशक है। वैसे बता दें कि कोरोना वायरस कहां से आया, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि शुरुआत से चीन के वुहान शहर पर ही उंगली उठती रही। अमेरिका ने कई बार आरोप लगाए कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया। कोरोना वायरस पर चीन के दावों को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। हर और बस एक ही सवाल है कि जिस चीन में कोरोना वायरस पैदा हुआ वो देश इसके असर से इतना सुरक्षित कैसे रह गया? और क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। आए दिन कोरोना रूप बदल रहा है और कोरोना की चालाकी तो देखिए। कई टेस्ट ऐसे हैं जिनमें ये पकड़ तक में नहीं आता। वहीं कोरोना से इन दिनों भारत में एक ऐसा दौर देखने को मिल रहा है जब मेडिकल व्यवस्थाओं पर बेहद दबाव है। एक बुरा दौर सामने आ रहा है। लोगों को कोरोना हो गया है, लोग रिकवर करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना से रिकवर हो जाने के बाद भी जिंदगियों पर भारी पड़ रही है मौत? जी हाँ, जिंदगी और मौत के बीच एक बार फिर जंग देखने को मिल रही है कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों को। आखिर ये क्यों हो रहा है, रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का कोहराम देश भर में जारी है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले ही एकमात्र संकट नहीं, बल्कि कोरोना के इर्द गिर्द भी कई परेशानियां हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी किल्लत तो पेश आ ही रही है। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल भी जाती हैं, तो आप कोरोना से जंग भी जीत लेते हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं। जी हाँ, आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इतना ही नहीं, जान पर भी बना सकती है। और ये बताकर हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि सावधान कर रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई कोरोना से नहीं, उसके बाद भी है।
क्योंकि अब कोरोना से स्वस्थ होने के बाद लोगों के ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के कारण आंखों की रोशनी गंवाने के मामले काफी सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में डरा देने वाले हैं। जी हाँ, कोरोना से रिकवर होना तो अपने आप में एक चुनौती ही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से स्वस्थ होने के बाद भी खतरा कम नहीं। भले ही कोरोना का घातक स्वरूप इस साल सामने आया हो, लेकिन 2020 खत्म होते कोरोना से जुड़ी हैरान और परेशान करने वाली खबरें सामने आई। अब एक बार फिर ये घातक बीमारी देखी जा रही है। कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। एक्सपर्ट्स ने बीमारी को बेहद खतरनाक और रेयर बताया। रिसर्च में सामने आया कि बीमारी फंगस से होती है। ये बीमारी उन लोगों में पाई जा रही है जिनका शरीर बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है, और दवाई के सहारे जब बीमारी से जंग जीतने की कोशिश जारी होती है तो और भी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो आती है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोविड-19 के कारण हो रहा है। पिछले साल इस बीमारी के चलते कई लोगों की जान चली गई, काफी लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इतना ही नहीं, काफी लोगों के जबड़े और नाक को हटाने तक की नौबत आ गई। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डायबिटीज से पीड़ित कोरोना के संक्रमित लोगों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो जाने का खतरा रहता है। आंखों में दर्द की दिक्कत आती है, आंखों में सूजन देखी जा सकती है, नाक बंद होने की परेशानी आती है। इतना ही नहीं, चेहरे पर सुनपन भी आने लगता है, गाल में सूजन और काली पपड़ी देखी जा सकती है। लक्षण पाए जाने के बाद भी और इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर समय पर उपचार नहीं करवाया जाता तो इन्फेक्शन जानलेवा साबित हो सकता है, और परिणाम ये है कि अभी तक आधे से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि शुरुआती लक्षण के बाद इन्फेक्शन की पहचान होने और उपचार करवाने में सावधानी बरती जाए, ये जरूरी है। ज्योति सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें। कोरोना का इन दिनों सबसे ज्यादा प्रहार भारत में देखा जा रहा है, लेकिन कोरोना से जारी जंग के बीच अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने चिंताएं बढ़ा दी। आखिर क्या होता है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, और इस इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा किनको है, किन्हें अपनी चपेट में ले रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का खौफ दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। कोरोना से पार पाना देश के लिए इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन कोरोना के इस जानलेवा संकट के बीच फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस ने दहशत पैदा कर दी है। अब गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आ रहे हैं। तो नीति आयोग की ओर से फंगल इन्फेक्शन को लेकर कहा गया है कि ये संक्रमण मधुमेह से पीड़ित लोगों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन अभी ये संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है। संक्रमण के पीछे म्यूकर नाम का फंगस बताया जा रहा है। जिन लोगों का मधुमेह नियंत्रण से बाहर जा चुका है, यानी जिनका शुगर लेवल अभी कंट्रोल नहीं है, उनको दिक्कत आ सकती है। इतना ही नहीं, जो लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवा लेते हैं, उन्हें ये संक्रमण अपना शिकार बना सकता है, या फिर जो कैंसर से जूझ रहे हैं वो भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। संक्रमण फैलने का तरीका भी जान लीजिए। गीली सतह के संपर्क में आने से ये संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है। बताया गया है कि जो लोग कोरोना संक्रमित है, जिन्हें पहले से मधुमेह है और उससे आगे वो ऑक्सीजन पर निर्भर है, ऐसे संक्रमित लोग अगर ह्यूमिडिफायर के कांटेक्ट में आते हैं तो इन पर इन्फेक्शन अटैक कर सकता है। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होगा ही होगा। हाँ, बाकी लोगों के मुकाबले संभावना ज्यादा जरूर होगी, लेकिन ऐसे समय में सचेत रहने की बात कही जा रही है, सावधानी रखने की जरूरत है। इसके लिए सभी ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। शुगर पर कंट्रोल भी बेहद जरूरी है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव है, उनके अलावा जिनमें कोरोना नहीं है, वो भी शुगर टेस्ट को बेहद गंभीरता से लें। अगर मुंह में कोई नया अल्सर दिखे तो अल्सर का जल्द से जल्द उपचार कराना चाहिए। स्टेरॉइड की मात्रा भी नियंत्रित रखने की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव के आसपास सफाई रखना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर भयानक कोरोना ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की दस्तक से और डरावना हो चुका है। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है, तो कुछ मामलों में जान भी चली जाती है। ऐसे में सावधानी और समय पर उपचार ही ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के हथियार हैं। पहले से बीमार लोग जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं,
वो अतिरिक्त सावधान रहें। खासतौर पर मधुमेह और कैंसर पीड़ित लोगों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण अगर दिखता है तो तुरंत उपचार का रास्ता अपनाएं। ऐसा करने की स्थिति में आंखों की रोशनी से लेकर जान से हाथ धोने का भी खतरा है। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। क्या आपने सोचा है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इन दिनों कोरोना इतना जबरदस्त अटैक क्यों कर रहा है? क्या भारत में संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है? और आखिर संक्रमण इतनी तेजी से फैलने के पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है भारतीय वेरिएंट। जी हाँ, कोरोना का भारतीय वेरिएंट। और ये हम नहीं कह रहे, WHO की ओर से कोरोना के भारतीय वेरिएंट को लेकर इसे खतरनाक करार दिया गया। देखिए रिपोर्ट में। पहले भारत में कोरोना का कोई विदेशी स्ट्रेन आ जाता था तो डर लगता था कि विदेशी स्ट्रेन बेहद खतरनाक है, लेकिन अब कोरोना का भारतीय स्ट्रेन इतना खतरनाक बन चुका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इसे लेकर चिंता जाहिर की गई। इतना खतरनाक कि ये पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इससे संक्रमण का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा भयावह बन गई है। कोरोना के भारतीय डबल म्यूटेंट को WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की ओर से बेहद खतरनाक बताया गया और कहा गया कि ये वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। What genomic surveillance does is to add more information about the type of virus that is circulating. And as you said, right from the beginning of this pandemic, we had many countries, including India, sharing the genome sequences with a public database called GISAID so that scientists across the world could see how this virus was changing and evolving. So, while I think that for a large country like India, yes, we need to do more genomic sequencing, we need more labs, we need to do it in a more representative manner so that we can understand what's going on in different parts of the country. Over a period of time, you can see some strains going down, other strains rising, and that needs to be done hand in hand with clinical and epidemiological studies. Sequencing alone doesn't give you the full picture. So you just by looking at a sequence. साथ ही भारतीय स्ट्रेन पर WHO की राय है कि ये बेहद खतरनाक है और रीजनल वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। वैक्सीन भी इस वेरिएंट के लिए थोड़ा कम प्रभावी हो सकती है। ओरिजिनल वेरिएंट के रोकथाम में वैक्सीन ज्यादा प्रभावी है, जबकि इस वेरिएंट के लिए वैक्सीन भी उतनी प्रभावी नहीं है। और सबसे खास बात कि भारतीय स्ट्रेन एंटीबॉडीज को भी बेअसर कर सकता है। यानी कि अगर अब आपने कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई है, आपके अंदर वायरस के एंटीबॉडीज भी बन चुके हैं, फिर भी ये स्ट्रेन इतना घातक है कि शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज को बेअसर कर सकता है। ऐसे में चिंता ज्यादा बढ़ जाती है और यही चिंता जाहिर की गई है WHO की वैज्ञानिक की ओर से। वैक्सीन दुनिया भर के तमाम वेरिएंट पर कारगर है, लेकिन भारतीय वेरिएंट पर WHO के अनुसार इसे लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। यानी कि भारत में कोरोना को लेकर स्थिति आने वाले वक्त में और ज्यादा भयावह हो सकती है। लेकिन फिलहाल कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी आना शुरू हुई है, जिससे उम्मीद ये है कि जल्द हालात सुधरेंगे और फिर से सब कुछ सामान्य होगा। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभावों के बीच एक्सपर्ट्स ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए आगाह किया कि अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और आबादी के बड़े हिस्से का कोरोना वैक्सीनेशन हो जाए तो कोविड की तीसरी लहर से बचा जा सकता है, या फिर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कुछ कम गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। आम जनता एक एक सांस के लिए मोहताज, अस्पताल में बिस्तर के लिए हाथ जोड़कर गुहार। एक महामारी ने कैसे इस पूरे स्वास्थ्य तंत्र को हिलाकर रख दिया, ये सब आपके सामने है। पहली लहर के दौरान तो फिर भी स्थिति संभल गई, लेकिन इस दूसरी सुनामी ने सब कुछ खत्म कर दिया।
देश के स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठे, सरकार पर सवाल उठे, लापरवाह भीड़ के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, ये भी अब तक सवालों के घेरे में है। लेकिन फिर भी हमारे देश, हमारी सरकार ने और आम जनता ने भी कई ऐसी गलतियां की जो अगर ना की होती तो इस लहर में ऐसी तबाही न मचती। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभावों के बीच अब एक्सपर्ट्स ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए आगाह किया है कि अगर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और आबादी के बड़े हिस्से का कोरोना वैक्सीनेशन हो जाए तो कोविड की तीसरी लहर अपेक्षाकृत कम गंभीर हो सकती है। बीते कुछ महीनों में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ, जिस वजह से महामारी की दूसरी लहर 2020 में आई पहली लहर से बदतर हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहली लहर में मामले अपेक्षाकृत कम होने के चलते लोग लापरवाह हो गए थे, जो संक्रमण के फिर बढ़ने का संभवतः कारण बना। वहीं कुछ का मानना है कि वायरस में आए बदलाव और स्वरूप अधिक अब संक्रामक है। अगर अपनी लापरवाह रहे तो समझो तीसरी लहर से बचना नामुमकिन है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। अस्पतालों के पास ऑक्सीजन खत्म है तो लोग खुद ही कई सेंटर के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। कहीं मास्क आधा लगा दिखाई दे रहा है तो कहीं पर लगाया ही नहीं गया। सोशल डिस्टेंसिंग की हर जगह धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा हाल रहा तो जल्द ही तीसरी लहर के प्रकोप से देश जूझेगा, यानी कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। आज हम कोरोना काल में जी रहे हैं, कोरोना आपदा को देख रहे हैं, मानसिक तनाव और डर झेल रहे हैं। लेकिन ये महामारी का दौर पहले भी इस धरती पर दस्तक देकर तबाही मचा चुका है। कोरोना पेंडेमिक की तरह दुनिया ने झेला है पोलियो पेंडेमिक। अब विशेषज्ञों को कोरोना काल में आखिर पोलियो पेंडेमिक क्यों याद आया, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की आपदा से आज दुनिया जूझ रही है। आए दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना केसों के आगे दुनिया भर की मेडिकल सुविधाएं घुटने टेक रही हैं। वहीं कोरोना के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसे में वेंटिलेटर की मास प्रोडक्शन हो रही है। बावजूद इसके वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं और मेडिकल संसाधनों की कमी के आगे अब अमेरिकन मेडिकल विशेषज्ञों को याद आया 1950 का वो दौर जब पोलियो पेंडेमिक आया था और उस वक्त के वेंटिलेटर यानी कि आयरन लंग्स, लोहे के फेफड़े नाम की एक मशीन ने लाखों जानें बचाई थी। जी हाँ, दुनिया में कहर बनकर पनपने वाला पोलियो आज दुनिया से लगभग खत्म हो गया है। वहीं आज भारत भी पोलियो मुक्त है, लेकिन पोलियो का दंश दुनिया भर में 125 देशों ने झेला है। पोलियो पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी जिसने ज्यादातर बच्चों या फिर युवाओं को शिकार बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों से शुरू होने वाला पोलियो अटैक भी फेफड़ों पर भारी पड़ता था, यानी कि फेफड़ों को पैरालिसिस अटैक हो जाया करता था, लकवा मार जाया करता था और लोग सांसों के लिए तड़प उठते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना का कहर फेफड़ों पर टूटता है और लोग सांस सांस को तरस जाते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर या आईसीयू का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पोलियो का अटैक हुआ तो पूरी दुनिया में पहली बार उद्योगों ने भी मानवता की मदद की, बड़े बड़े मेडिकल सेंटर स्थापित किए गए। पोलियो से मर रहे लोगों को जीवन दान दिया गया और उसी दौर में एक साइंस इन्वेंशन हुआ और ये इन्वेंशन था आयरन लंग्स यानी लोहे के फेफड़े। दुनिया में 1916 से पोलियो हर साल दस्तक देने लगा। हर साल पोलियो के आंकड़े बढ़ने लगे। अमेरिका जैसे देश में हर साल बच्चों पर इसका अटैक देखने को मिला। 27 फरवरी 1950 को वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया, लेकिन 1950 से 1956 तक पोलियो अपने पीक पर चला गया। हालांकि आज तक ये नहीं कहा जा सकता कि पोलियो का पहला केस इस दुनिया में कब आया था, इसे कब पहली बार पहचाना गया था, लेकिन 1950 के दशक में पोलियो आपदा बनकर आया और हर दिन पूरी दुनिया में 1000 बच्चों को पैरालाइज करने लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में लाखों जानें गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बच गए जो मौत के बिल्कुल करीब थे।
आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो कई दशकों से लोहे के ड्रम से दिखने वाले लोहे के फेफड़ों में सांसें ले रहे हैं। ये है मोना रेंडोल्फ, जिनकी उम्र 84 साल है और 1956 में मोना को पोलियो ने जकड़ दिया था। मोना के फेफड़ों पर अटैक हुआ, उसके 50% फेफड़े खराब हो गए। तब से लेकर अब तक वो आयरन लंग्स यानी कि लोहे के फेफड़ों के सहारे जिंदा है। हर दिन 6 से 7 घंटे तक वो इस लोहे की ड्रम नुमा मशीन में बंद रहती है ताकि उसकी सांसें चल सके। 5 दशक से वो यूं ही सांसें ले रही है। वहीं अमेरिका के रहने वाले पॉल भी 50 के दशक में पोलियो से ग्रस्त हुए और फिर कभी उठ ही ना सके। अकेले अमेरिका में 21,000 पोलियो केस 1952 में सामने आए थे। पॉल उन्हीं केसों में से एक है। पॉल को भी आयरन लंग्स में बंद कर दिया गया, लेकिन पॉल मोना की तरह खुशकिस्मत नहीं था। मोना आयरन लंग्स से बाहर आ सकती है, लेकिन पॉल कभी भी आयरन लंग्स से दोबारा बाहर आया ही नहीं। दरअसल आयरन लंग्स यानी कि लोहे के फेफड़ों को 1930 में पहली बार बनाया गया था, लेकिन 1950 में जब पोलियो आपदा आई तो इसका मास प्रोडक्शन किया गया और यही आयरन लंग्स आज का यानी कि आधुनिक वेंटिलेटर है। आज का वेंटिलेटर आयरन लंग्स का विकसित रूप है। आज भी पोलियो महामारी अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान में है, लेकिन राहत की बात है कि हर साल पोलियो वैक्सीन की मदद से भारत और अन्य देशों ने इस महामारी को मात दी थी। लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर ने वो दौर याद दिला दिया और अब प्रयास इसी बात का किया जा रहा है कि जिस तरह से वेंटिलेटर्स की कमी आ रही है, क्या इस्तेमाल में फिर से लाए जा सकते हैं आयरन लंग्स। और इसी पर अमेरिकी विशेषज्ञ अब रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर की कमी दुनिया के सामने एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। वहीं पोलियो पेंडेमिक आने के बाद वैक्सीन पर सालों काम चला और वैक्सीन 1952 में पूरी तरह से तैयार हुई और 1955 में इस वैक्सीन की घोषणा कर दी गई। तब से लेकर अब तक हर साल पोलियो वैक्सीनेशन अभियान दुनिया भर में चलाया जाता है। कई देशों के साथ साथ भारत ने भी पोलियो से ये जंग जीत ली है। वही उम्मीद यही की जा रही है कि हारेगा कोरोना और कोरोना से जंग भी जीत ली जाएगी। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। कोरोना की दूसरी लहर में जितनी तेजी से कोरोना फैला है, क्या उसी रफ्तार से खत्म हो जाएगा कोरोना? सोचिए अगर ऐसा हो तो क्या होगा। लेकिन इस पर शोध किए जा रहे हैं और शोध की रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट में देखिए। भारत उन देशों में शुमार है जहां सतर्कता बरतने से तुरंत पीछा छुड़ा लिया गया। पहली लहर में तेज गिरावट का दौर आया तो सार्वजनिक स्थल खोले जाने लगे, पाबंदियां उठाई जाने लगी और चारों तरफ दिखने लगा लापरवाही का आलम। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए देश में हर नए दिन के साथ कोरोना के रिकॉर्ड मरीज आते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण किस कदर बेकाबू हो चला है, इसे लेकर समझा जा सकता है कि मई के पहले 6 दिनों में ही 23 लाख से ज्यादा नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोगों के मन में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में ये कोरोना संक्रमण खत्म कब होगा या फिर इसमें कब कमी आना शुरू होगी। तो चलिए इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। दूसरी लहर में नए कोरोना के केस और कोविड मौतों की रफ्तार पहली लहर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। नए नए वेरिएंट्स के कारण हर्ड इम्यूनिटी का तो फॉर्मूला ही फेल होता दिखाई दे रहा है। कोरोना कब दुनिया से विदा लेगा ये तो सामने नहीं आया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के पीक मामलों में कब कमी आएगी, इस पर कई शोध सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस बात की बहुत संभावना है कि भारत में कोरोना के मामले अप्रैल के आखिर और मई की शुरुआत में चरम पर रहेंगे, जो देखा भी गया। ये आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़े उतने ही तेजी के साथ घटने भी शुरू होंगे। मई के आखिर तक हम कोरोना के मामलों में बहुत ज्यादा कमी देख सकते हैं। हालांकि कोरोना की पहली लहर की तरह कोरोना के नए मामले बहुत कुछ सरकार के उपायों और लोगों के कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के पालन पर निर्भर होंगे। देश में रोजाना आ रहे कोरोना संक्रमण और मौतों के आंकड़ों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। कोरोना के भय से लोगों के चेहरे पर निराशा और मायूसी है। सभी इस महामारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। महामारी के बढ़ते मरीजों की संख्या से मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा घातक साबित हुई है।
ऐसे में जरूरी है कि एहतियात बरतें और अपना और अपने परिवार जनों का ख्याल रखें। दीप शिखा, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और अब पूरी दुनिया कोरोना से ये जंग वैक्सीनेशन के सहारे लड़ रही है। भारत में भी वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और अब वैक्सीन को लेकर लोगों में उम्मीद भी है, उत्साह भी है। लेकिन इस उम्मीद और उत्साह के साथ एहतियात भी बरतनी होगी, तभी कोरोना की ये साजिश नाकाम होगी। याद रखिए, हमें कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।